हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज मैं आप सभी को क्लास 8 ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 1 को समझाऊंगी, जिसका नाम है रिसोर्सेज। ओके, तो इस रिसोर्सेज क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के, और किस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व करा जाता है, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। रिसोर्सेज को हिंदी में कहा जाता है संसाधन। मतलब संसाधन से हम जान सकते हैं जैसे कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो सभी क्या हो जाता है, रिसोर्सेज में आता है। ओके, तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से वैल्यूएबल होते हैं और उनकी अपनी एक यूटिलिटी होती है। मतलब यूटिलिटी से आप ये समझ सकते हैं कि उनका कोई ना कोई यूज़ होता है, किसी ना किसी तरीके से वो यूज़ में आते हैं। तो जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इनका कोई ना कोई यूज़ होता है, तो ये भी क्या हो गए, रिसोर्सेज। ओके, तो यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टेंस अ रिसोर्स। ठीक है, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। अब रिसोर्सेज क्या है, मतलब उनको वो यूजेबल होते हैं और उनकी यूटिलिटी भी होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम किसी चीज़ को रिसोर्स कैसे कहेंगे, तो कैसे वो रिसोर्स बन सकता है, तो ये चीज़ देखते हैं। तो क्या है कि ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। अब वैल्यू क्या, जैसे वाटर है, वाटर इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स, तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। वैल्यू से मीनिंग, वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट। ओके, अब जैसे कि कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे उनको हम बेच के इकोनॉमी ग्रो कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, वाटर को भी बेचा जा सकता है, तो उनकी अपनी एक वैल्यू होती है। अब सनलाइट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। ओके, उसे रिसोर्स कैसे, हम उसको अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे उससे सोलर एनर्जी बनाते हैं। अब सनलाइट मिल रहा है तो उसका भी इकोनॉमिक वैल्यू है, क्योंकि उससे बनने वाली एनर्जी जो है वो इकोनॉमी ग्रो करने में ना बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था। मतलब उसकी यूटिलिटी होगी अपनी अलग और उसकी वैल्यू भी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो टाइम और टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम मतलब चेंज होते रहते हैं। उनका अपना एक ड्यूरेशन होता है कि हर एक रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस जो है वो टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। अब इसको कैसे समझेंगे कि आपने देखा होगा कि जो एंशियंट टाइम में एज अ व्हीकल के तौर पे जो चीज़ यूज़ होती थी वो होती थी बुलॉक कार्ट। ठीक है, क्योंकि उस टाइम फ्यूल के बारे में लोगों को इतना पता नहीं था, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी थी कि उसमें व्हील्स भी थे और विद द हेल्प ऑफ एनिमल, बुल या फिर कुछ भी हो, हॉर्स हो, कैमल हो, तो उनकी हेल्प से उस व्हीकल को चलाया जाता था। ठीक है, अब टाइम के साथ साथ वो भी चेंज हो गया। कैसे कि अब जो है व्हीकल्स में किसका यूज़ किया जाने लगा है, व्हीकल्स में फ्यूल का यूज़ करते हैं अब। ठीक है, अब जो रीसेंट टाइम है वो और चेंज हो चुका है, जिसमें व्हीकल्स में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इस लाइन का मीनिंग यही था कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सबस्टेंसेस इनटू रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा, द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। ठीक है, अच्छा, आग की खोज होने के कारण खाने को क्या पकाना संभव हो पाया। ठीक है, और इसी तरीके से पहिए का आविष्कार से ट्रांसपोर्टेशन को एक नया मोड मिला, नया रास्ता मिला। ठीक है, ओके, टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द
एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, ठीक है। अच्छा, मतलब यह एक लेटेस्ट नॉलेज होती है किसकी, किसी भी चीज़ को बनाने की और किसी भी कार्य को करने की, ठीक है। तो वो सभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओके। अब हमने रिसोर्सेज को जाना कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। अब हम ये जानते हैं कि रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें हमने खुद बनाया है, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे रिसोर्सेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल, सेकेंड है ह्यूमन मेड एंड थर्ड वन इज़ ह्यूमन, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से लिए जाते हैं और बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कि नेचर से क्या क्या लेंगे, जैसे वाटर है, अब वाटर को हम मॉडिफाई थोड़ी करते हैं, हम कुछ उसको थोड़ा चेंज नहीं करते, हम उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। एयर इज़ ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स, तो उसको भी हम उसके नेचुरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। देन अगेन नेचुरल रिसोर्सेज को 2 ब्रॉडली कैटेगरी में बांटा गया है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी होती है रिन्यूएबल एंड सेकंड कैटेगरी होती है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अच्छा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको जिनको रिन्यू और रिप्लेनिश क्विकली किया जा सकता है, जैसे कि मतलब वो जल्दी से फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे सनलाइट है, ठीक है। अब सनलाइट है, डेली सूरज निकलेगा, डेली सनलाइट आएगी, ठीक है, डेली सनलाइट हमें मिलेगी। अब विंड एनर्जी है, रोज़ हवा चलती है जिसकी वजह से विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये रिन्यू और रिप्लेनिश होते रहते हैं, कौन से, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। एंड अब जैसे फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट क्या है, जंगल, पेड़ उगता है, फिर उसे लोग काट देते हैं, फिर उगाता है, मतलब वो रिन्यू हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। वो ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज काटा और कल वो ग्रो करने लग जाएगा, इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है, ओके। जैसे वाटर है, वाटर को अंडरग्राउंड होने में लाखों साल लगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उनका जो वाटर का यूज़ होता है वो इतनी तेज़ी से कर रहे हैं कि वो लाखों साल में जो इकट्ठा हुआ पानी है उसको हम कुछ 1000 ईयर्स में ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको उतनी तेज़ी से यूज़ ना किया जाए, ताकि वो मतलब फिर उन्हें रिन्यू होने में टाइम लगे, ठीक है। देन आगे चलते हैं। सेकंड जो है कैटेगरी वो होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू और रिप्लेनिश नहीं होते, ठीक है, और वो बहुत ही कम स्टॉक में होते हैं, ठीक है, मतलब उनका बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है। अब ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो हर जगह होते भी नहीं हैं, उसके लिए टेरेन अलग होती है, ठीक है, मतलब अलग तरह की भूमि पे होंगे, हर एक भूमि पे नहीं होगी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि जैसे कि कोल है, कोल जो है वो हर जगह नहीं पाया जाता, ऐसे ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हर जगह नहीं पाए जाते, ठीक है। अब इसमें दिया भी गया है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कुछ फिज़िकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन मतलब वहाँ की भूमि कैसी है, जैसे अगर डेजर्ट एरिया होगा तो वहाँ पे वाटर बहुत कम मिलेगा, ओके। और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अगर ड्राई क्लाइमेट होगा तो वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट किसकी वजह से है, कि वहाँ पे जो मिट्टी में नमी नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो सॉइल होगी वो मॉइस्ट नहीं होगी, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। और एल्टीट्यूड मतलब जितने भी एरियाज़ हैं वो डिफरेंट एल्टीट्यूड पे होते हैं, तो ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है किसी भी नेचुरल रिसोर्स के
डिस्ट्रीब्यूशन पे. ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ. ओके, आगे चलते हैं. सेकंड जो रिसोर्सेज की कैटेगरी थी वो थी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ठीक है. अच्छा, अभी हमने समझा कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं. ठीक है. अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो ह्यूमन ने खुद बिल्ड किए हैं, मतलब खुद बनाए हैं. जैसे कि पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. समटाइम्स नेचुरल सबस्टेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड. ठीक है. मतलब रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी जो है ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर दी जाती है. अब कैसे? अगर कोई व्हीकल बनाया तो व्हीकल किससे बनेगा? किसी भी मेटल से. और मेटल जहाँ से मिलेगा वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स. तो जैसे आयरन है, आयरन को सैंड में से और उसको निकाला जाता है रॉक्स में से. ठीक है. उसको क्या किया? मॉडिफाई किया. उसको मेल्ट वगैरह करके उसको पूरी प्रोसेसिंग करके उससे क्या बनाया? व्हीकल बनाया. तो ऐसी चीज़ें, मतलब जिनको मॉडिफाई करके एक नया रिसोर्स बनाया जाता है. ठीक है. उन सभी को क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ठीक है. अब इसके एग्जांपल्स ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स. ठीक है. और बिल्डिंग्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ओके. तो टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो पूरी तरीके से ह्यूमन ही है. तो ये भी एक तरीके से क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी में जितने भी मशीन्स वगैरह हैं, व्हीकल्स हैं, किसी भी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सभी किसके हेल्प से बनाए गए हैं? ये सभी क्या है? टेक्नोलॉजी. ओके. चलिए आगे चलते हैं, इसकी थर्ड कैटेगरी को समझते हैं. अब इसकी थर्ड कैटेगरी क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज. अच्छा, ठीक है. पहली कैटेगरी थी नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड थी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब मानव द्वारा निर्मित संसाधन. ठीक है. अब थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी मानव संसाधन. ठीक है. ये किसी ऑब्जेक्ट वगैरह से रिलेटेड नहीं है. ये खुद की, ह्यूमन की खुद की नॉलेज और स्किल पे जो बेस्ड है, ये है ह्यूमन रिसोर्सेज. मतलब आप ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो अपनी नॉलेज और स्किल के बेसिस पे जितने भी सोसाइटी में चेंजेस लाता है. ठीक है. तो और टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी, तो वो सभी क्या होगा? वो सब क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज. अब जैसे कि वी ऑल आर एजुकेटेड पर्सन, तो अगर हम किसी को एजुकेट करते हैं, किसी को हम पढ़ाते हैं, तो हम भी एक ह्यूमन रिसोर्स हो गए. ठीक है. मतलब हम अपनी स्किल्स के हेल्प से कुछ भी काम कर रहे हैं. ठीक है. तो वो सभी किस में आएगा? ह्यूमन रिसोर्सेज में. ठीक है. होप कि आपके ये समझ में आ रहा होगा. प्लीज़ अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब तीनों कैटेगरी के रिसोर्सेज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किसी चीज़ को कितना यूज़ कर रहे हैं. अगर आप उसका यूज़ हद से ज़्यादा करेंगे तो वो ख़त्म भी जल्दी होगी. ठीक है. और जिसका सबसे बड़ा क्या लॉस होगा कि वो आगे के जनरेशन्स को नहीं मिल पाएगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिसोर्सेज का कंजर्वेशन. ठीक है. अब रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. ठीक है. अब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको बनने में, किसी रिसोर्स को बनने में बहुत टाइम लगता है, लाखों हज़ारों साल लग चुके हैं, और किसी रिसोर्स को बनने में थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन हर रिसोर्स को बनने में टाइम लगता है. लेकिन अगर हम उसका यूज़ बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कर लेंगे तो क्या होगा? वो चीज़ आगे के लिए नहीं रहेगी. तो इसलिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल का मीनिंग होता है कि किसी भी रिसोर्स का यूज़ करना बिना किसी अदर चीज़ पे गलत इम्पैक्ट डाले. मतलब ये कि हम वाटर का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उस यूज़ जो है उस
लेवल तक करें, उस लिमिटेशंस तक करें, ताकि उसके वाटर का जो वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उन पे कोई गलत इम्पैक्ट ना पड़े। गलत इम्पैक्ट कैसे? उनको पॉल्यूट ना किया जाए, ठीक है, उनको मतलब जल्दी से ख़त्म ना हो वो, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ पर गलत इम्पैक्ट ना पड़े। अब एक और एग्जांपल देती हूँ कि जो है हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वहाँ पे किसी और का घर है, मतलब किसी जानवर का घर है, कोई जानवर वहाँ रहता है, या फिर वहाँ पे एक फॉरेस्ट है, तो उनको काट करके फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करके और वहाँ पर बिल्डिंग्स खड़ी कर दें। मतलब इसमें डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि इससे जो है इनडायरेक्टली किसी और चीज़ पे गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व द रिसोर्सेज एंड फॉलो द साइकिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें 3 साइकिल्स होती हैं, कुछ एक होती है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। So we have to follow this. Therefore, it is our duty to ensure that किससे रिलेटेड है रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से, कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, ठीक है। मतलब हम जितने भी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी सस्टेनेबल हो, ठीक है, मतलब उनका कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की जो डाइवर्सिटी है उसको भी कंजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हमारी ड्यूटी भी है, ओके, ताकि कोई भी स्पीशी एक्सटिंक्ट ना करे और किसी भी स्पीशी पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े, ओके। एंड द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, ठीक है। और जिस तरीके से हम नेचुरल एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली डैमेज करे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना, इस चीज़ को कम करना बहुत ज़्यादा